जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज मैं इस वीडियो में आपको स्वरों के वर्गीकरण को पढ़ाने वाला हूं और इससे पहले मैं स्वरों के वर्गीकरण का एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूं। उसमें हमने स्वरों को जब वर्गीकरण किया था तो वहां हम 2 भागों तक पढ़ा चुके थे और तीसरा भाग अभी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। वो तीसरा भाग को जरा ध्यान से देखिएगा। तीसरा होने वाला है जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीभ के अर्थात जिह्वा के आधार पर स्वरों को बांटा गया है 3 वर्गों में। नंबर 1 को बोलते हैं अग्र स्वर, दूसरा को बोलते हैं मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर और तीसरा को बोलते हैं पश्च स्वर। मैं आपको यह जो स्वरों के वर्गीकरण को पढ़ा रहा हूं, यह सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो नंबर 1 जो है अग्र स्वर, जरा उसको समझते हैं कि आखिर में अग्र स्वर कहते किसको है। कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग यानी कि अगला भाग काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं अग्र स्वर। जैसे बोल के देखिए, जीभ का अगला भाग काम करेगा। इन 5 वर्णों का उच्चारण आप कीजिए, इसमें जीभ का अगला भाग काम करेगा। जैसे ई, री, ए, इसमें जीभ का अगला भाग काम करता है। नंबर दूसरा है मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर। कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग यानी कि बीच वाला भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे इसका उच्चारण कीजिएगा, इसका उच्चारण उच्चारण करके देखिए, रटने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको उच्चारण कीजिए, इसको समझिए और इसको उच्चारण कीजिए, सब आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए पश्च स्वर। कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी कि पिछला भाग, जीभ का पिछला भाग यदि काम करता है तब उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा स्वर? पश्च स्वर बोलते हैं। जैसे बोल के देखिए, आ, उ, ओ, इनका उच्चारण, इन वर्णों के उच्चारण करते वक्त जीभ के पिछला वाला भाग काम करता है, इसलिए इसे कहा गया है कौन सा स्वर? पश्च स्वर कहा गया है। चलिए, यदि जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर यदि स्वरों के वर्गीकरण को समझ गए हैं तो आगे चलते हैं। देखिए आगे है आपका ओष्ठ, अर्थात कि ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ओष्ठ संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में ओठ कहते हैं। इसकी स्थिति के आधार पर स्वरों को बांटा गया है 2 भागों में, 2 वर्गों में। एक का नाम है अवृतमुखी, जिसे अवर्तुलाकार स्वर भी कहते हैं, और दूसरा जो है उसका नाम है वृतमुखी, जिसे वर्तुलाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तुलाकार स्वर कहते हैं। अब जरा सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अवृतमुखी या अवर्तुलाकार स्वर कहते किसको? कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं अवृतमुखी स्वर या अवर्तुलाकार स्वर। जैसे देखिए बोल के आ, ई, री, ए, क्या इनको बोलते वक्त जो हमारा ओठ है वो गोल होता है? बोलिएगा सर नहीं होता है। अगर नहीं होता है
तब उसे हम लोग बोलेंगे अवृत मुखी या अवर्तुलाकार स्वर। नंबर दूसरा देखते हैं, वृत्त मुखी या वर्तुलाकार स्वर। देखिए इसका डिफिनेशन, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं उसे वृत्त मुखी स्वर कहते हैं। जरा बोल के देखिए, ओ, उ, ओ, इसमें जो आपका ओठ है यानी लोल जो है वो गोल हो जाता है, और जब गोल हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त मुखी या वर्तुलाकार स्वर। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अब मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर। तो इसके खुलने के आधार पर भी स्वर के 4 प्रकार होते हैं। अब जरा उसको समझिएगा कौन कौन होता है और उसका डिफिनेशन समझते हैं। नंबर 1 में है विपरीत, नंबर दूसरा में है अर्ध विपरीत, नंबर तीसरा में है अर्ध संवृत और नंबर चौथा में है संवृत। अब सबसे पहले देखते हैं विपरीत स्वर किसको कहते हैं। कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, मुख द्वार पूरा खुल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विपरीत। जैसे बोलिए आ बोलते वक्त मुंह पूरा खुल जाता है, खुल जाता है, ये हो गया विपरीत। क्या आप बताइए कि आ विपरीत है कि अर्ध विपरीत है कि अर्ध संवृत है कि संवृत है? क्या इसको जानने के लिए इसको याद करना पड़ेगा? नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा। आप उच्चारण करके देखिए, उच्चारण कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। तो उच्चारण करते हैं आ, पूरा मुख खुलता है, अब पूरा मुख खुल जाए तब उसे हम लोग बोलते हैं विपरीत। अब देखिए दूसरा अर्ध विपरीत, कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, आधा खुलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्ध विपरीत स्वर। जैसे अ, ए, औ। जरा हम उच्चारण करते हैं उस पर गौर कीजिएगा, आपको यह बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए नंबर तीसरा देखते हैं अर्ध संवृत। कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे अर्ध संवृत कहते हैं। जैसे ए, ओ, आधा खुलता है, सॉरी आधा बंद रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्ध संवृत। अब आते हैं संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, अगर लगभग बंद रहे तब उसे हम लोग बोलते हैं संवृत स्वर। जैसे देखेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, ई, उ, लगभग जो है वो क्या रहता है, बंद ही रहता है उच्चारण करते वक्त, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संवृत स्वर। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर जो स्वर है उनके 2-4 भेद नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही होता है। तो आइए उसको समझते हैं। हमने लिखा है कि घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, उसी को हम लोग बोलते हैं घोष। अगला है कि स्वर तंत्री में जब कंपन होता है, स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती है, अतः सभी के सभी स्वर सघोष होते हैं। स्वरों की संख्या कितना, मूल स्वरों की संख्या कितना है, तो 11, और 11 जो स्वर है उस सब के सब क्या है, तो वह सब के सब है सघोष, याद रखिएगा। अब आइए नंबर 7 पर आते हैं। नंबर 7वां देखिए, प्राणत्व के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राण का मतलब होता क्या है। तो प्राण का अर्थ होता है हवा। प्राण का अर्थ क्या होता है, हवा होता है। देखिए आगे लिखे हैं
कि उच्चारण करते समय मुख से यानी कि मुंह से हवा यदि कम निकले, अगर हवा कम निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण, अर्थात कि सभी जो स्वर है वो क्या है तो अल्प प्राण है। स्वरों की संख्या कितना 11 और 11 स्वर क्या होंगे तो अल्प प्राण होंगे। चलिए, तो यही था एक छोटा सा वीडियो जिसके माध्यम से हम आपको स्वरों के वर्गीकरण के बारे में समझाने का कोशिश किया हूं। नेक्स्ट वीडियो में स्वरों के उच्चारण से संबंधित वीडियो को लाऊंगा। उन वीडियो को भी आप देखना न भूलें, क्योंकि वहां से भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, और एक बात याद रखिएगा कि यह जितना चीज पढ़ते हैं ना, सब पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, तो ध्यान से सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के और देख लीजिए, ताकि सभी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाइएगा। चलिए, आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।